नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको रेलवे, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी का जो मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है, और ये मॉक टेस्ट में आपको जो 20-30 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे तथा 20 क्वेश्चन आपको इसमें साइंस के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मॉक नंबर फर्स्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया है, उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड है। साथ ही आरपीएफ वालों के लिए एसटी कवर करा दी गई है, ठीक है। इसके बाद कल आपको आरपीएफ वालों के लिए कल जियोग्राफी की प्लेलिस्ट आपको यानी कि मिल जाएगी क्लास, ठीक है। और एनटीपीसी वालों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट। और अब जो है ऑफिशियल पेपर शुरू हो गए हमारे चैनल पर, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। साथ ही रेलवे करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं और 8 प्रैक्टिस सेट उसके भी हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे। तो किसने खुदवाए थे? ये अशोक ने खुदवाए थे। दूसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार जो खुदवाए थे ये लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो किस समाज में प्रचलित था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, मौर्य समाज में कंटक शोधन नामक एक समाज प्रचलन में था। अगला है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ना पड़ा था। तो अशोक के कितने जो राजा बनने के कितने वर्षों बाद कलिंग युद्ध लड़ना पड़ा था? कितने वर्षों के बाद? ये 8 वर्षों के बाद उनको कलिंग युद्ध लड़ना पड़ा था। और कलिंग युद्ध लगभग 261 में हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी। देखिए मैं आपको जो ये स्लाइड क्वेश्चन के अलावा जो ऐड करके लाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके यहाँ से, और एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों के मुताबिक उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग का युद्ध लड़ा। यह युद्ध 1962-61 के ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अशोक के 13 शिलालेखों में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। किस शिलालेख में वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है। मतलब है, कंधार द्विभाषी शिलालेख किन दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं में लिखे गए हैं। तो किन दो में लिखे गए? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 ग्रीक और अरामेइक। तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन करता है। तो कौन सा शिलालेख करता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 रुम्बन देई शिलालेख। अगला है, मौर्य प्रशासन पूरे राज्य से स्वतंत्र संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था। तो ये समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता था। 4 यहाँ से हमारे एकदम सही उत्तर होगा। तथा आप अपना जो है स्कोर भी शेयर करेंगे कि आपका कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं, स्कोर भी आप कमेंट में शेयर करेंगे। अगला है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था कि आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में था। तो किसके आसपास का क्षेत्र? ये पाटलिपुत्र के जो आसपास का क्षेत्र सीधे क्या था? साम्राज्य के किसमें था? नियंत्रण में था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी। तो कौन सी प्रांतीय राजधानी थी ये आपको बताना है। तक्षशिला, उज्जैन, ये दोनों थी या एक थी या पहली थी या दूसरी थी? तो कौन सी थी ये बताना। ये ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 यानी कि दोनों थी, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो कौन सा जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तो बिंदुसार था। बिंदुसार का कौन था? अशोक था। अगला है, निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवनापीर या फिर पियदस्सी था। तो कौन था? ये अशोक था, सम्राट अशोक, याद रखिएगा। दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थियों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और स्वयं को त्याग दिया। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही उत्तर होगा। अगला है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो किस में है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। कहाँ से सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडोगो
ग्रीक शासक हैं जो अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा मिलिंद है, याद रखिएगा। दूसरा इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला है सतवाहन शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भूमि उपहारों को दी गई छूटों को निर्दिष्ट करते हुए नहीं किया गया? तो किसका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कोई जबरन मजदूरी नहीं। अगला है भारत यूनानी शासक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो भारत और यूनानी थे इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका कथन ये सही नहीं। यूनानी पहले बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, एक संयुक्त शासन स्थापित किया। 4 सही उत्तर होगा। अगला है गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक थे। गौतमीपुत्र जो पुत्र सतकर्णी एक शासक थे, तो ये कहाँ से शासक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सतवाहन शासक थे, याद रखिएगा। अगला है प्राचीन भारत के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित क्या है? कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? शासकों के नाम पर छवियों और पहले सिक्कों इंडो यूरोपियों पर जारी किए गए थे। दूसरा कथन कह रहा है कुषाणों ने सिक्कों के सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जारी किया था। तीसरा कह रहा पंजाब और हरियाणा के यदौर जैसे आदिवासी गणराज्यों द्वारा भी सिक्के जारी किए गए थे। तो इसमें से कौन सा कथन जो कह रहा है सही है? ये तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर इधर हो जाएगा। सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर चौथा। तीनों कथन यहाँ से क्या है? सही है, याद रखिएगा। अगला है अश्वघोष निम्नलिखित किस राजा के राज दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष किस राजा के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क के थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शक साम्राज्य में शासन के क्षेत्रपाल की मुख्य रूप से विशेषता थी। तो उसके मुख्य रूप से विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा एक महाक्षत्रपा एक प्रलय का संयुक्त रूप शासन। अगला है भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव भूमिमित्र नारायण और सुशर्मन किस वंश के राजा थे? तो किस वंश के राजा थे? तो ये कण्व वंश के राजा थे, याद रखिएगा। यानी कि कण्व राजवंश, याद रखिएगा। अगला है संगम युग के दौरान भूमि के 5 गुना विभाजन के तहत कृषि भूमि को क्या नाम दिया गया था? कृषि भूमि को मरुदम कहा गया था। क्या कहा गया था? मरुदम कहा गया था, याद रखिएगा। अगला है संगम साहित्य में संगम कवि विभिन्न सरदारों के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा आई एंड इडनर और परी। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है संगम युग के पांड्य शासन का पतन किसके आक्रमण के कारण हुआ था? तो किसके आक्रमण के कारण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर चौथा कलाभ्र के शासन के कारण हुआ था, याद रखिएगा। इनके आक्रमण के कारण था, याद रखिएगा। अगला है चेरो और पांडवों को 3 राजवंश परिवारों को प्रमुख वर्णन करने वाला तमिल शब्द है। तो उसका तमिल शब्द क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा मूवेंदार। क्या है? मूवेंदार, याद रखिएगा। अगला है तमिल कवियों के तीसरे संगम का स्थान कहाँ है? तमिल कवियों के तीसरे संगम का स्थान कहाँ है? तो ये मदुरै में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 संगम हुए थे, 3 जो क्या होती है सभाएं हुई थी, पहली मदुरै में हुई थी और तीसरी भी मदुरै में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है संगम युग के राजवंश की पहचान निम्न कीजिए जिसमें तमिलनाडु के अधिकांश मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया जाता है और उनके प्रतीक के रूप में बाघ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उनकी पहचान करनी है तो कौन सा है? ठीक है, संगम के राजवंश की पहचान करनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि केवल 2 चोल यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है तमिल क्षेत्र में संगम युग के दौरान दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को के रूप में जाना जाता था। तो किस नाम से इनको जाना जाता था भूमिहीन मजदूरों को? तो कदेसियार और आदिमई के नाम से जाना जाता था। अगला है संगम युग की मान्यताओं और प्रथाओं के निम्नलिखित बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। माना जाता है कि ग्रहण राहु और केतु द्वारा सूर्य और चंद्रमा को खा लेने का परिणाम था, तो इनसे कोई संबंध नहीं है। तो 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है संगम कलिस्क किसके बीच लिखा
बीच लिखा गया था? तो संगम क्लिक्स किसके बीच लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो ये मदुरै में हुआ था। मैंने आपको बताया कुल 3 संगम सभाएं हुई थी, उसमें से पहली भी मदुरै में हुई थी और तीसरी भी मदुरै में हुई थी। अगला है, समानता निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण, क्या संचरण जो है किसका कैंसर का कारण नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको फिर से 30 क्वेश्चन का हिस्ट्री करवा, अभी हमारे जो 20 क्वेश्चन रहेंगे 50 में से 30 हो गए, 20 बचे, तो 20 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, जीका जीवाणु से तंत्रिका संबंधी जन्मजात विकारों का कारण बनता है, से फैलता है, तो मच्छर काटने से फैलता है, याद रखिएगा। अगला है, लुकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो, तो लुकेमिया क्या है? एक प्रकार का मानव रोग है जब यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर कहा जाता है। जब WBC बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो यहाँ कैंसर बन जाता है जिसे लुकेमिया कहा जाता है। अगला है, जब मानव शरीर का ताप समान ताप से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या अल्पताप कहा जाता है, जिसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, बेरी बेरी एक रोग है जो की कमी के कारण होता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है बेरी बेरी? ऑप्शन नंबर विटामिन B1 कमी के कारण होता है बेरी बेरी, याद रखिएगा। अगला, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता होगा ये आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो घेंगा रोग में क्या है, गला हमारे का सूज जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अगला है, HIV के निदान के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो HIV के निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर बी, इलिसा, ELISA, इसका जो उपयोग किया जाता है। अगला, डेंगू के कारण होता है, तो डेंगू किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विषाणु के कारण जो है डेंगू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्या विटामिन सी। किस विटामिन सी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है? और वेरी वेरी मैंने बताया विटामिन बी की कमी से, याद रखिएगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति टेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति की कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो सूर्य माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे इनिमेलिया जगत के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ये वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया? ऑप्शन नंबर 2, प्रोटोजोआ को नहीं किया है, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इंग्लिश में बात करें फोटोसिंथेसिस, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, यानी कि CO2, याद रखिएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ लीजिए, क्योंकि प्रक्रिया से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैंने आपको प्रक्रिया थोड़ा सा करवा रहा हूँ। देखिए प्रक्रिया क्या है, पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं। देखिए पौधे जो है हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं। ठीक है, अगला है, पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। पौधे ग्लूकोज का इस्तेमाल पत्तियां, फूल, फल और बीज बनाने के लिए करते हैं, जैसा कि इस चित्र में देखिए आप समझ सकते हैं। ये पूरे चित्र जो है यही इसी से क्या है संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका केंद्र के गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण किस अवस्था का निर्माण करता है? तो किस अवस्था का? ऑप्शन नंबर चौथा, ये मध्य अवस्था का निर्माण करता है। अगला है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो किस प्रकार के प्रदूषण? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा से उत्तर वायु प्रदूषण, यानी क्या श्वसन साथ मतलब वायु प्रदूषण। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा।
अगला है समान गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जो वानस्पतिक नाम सामान्य गेहूं का क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला ट्रिटिकम एक्टिवम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा कोशिका है, याद रखिएगा। अगला है चावल की भूसी जिसे राइस ब्रान कहा जाता है के तेल के स्थानीयकरण के निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर होगा लाइपेज का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के विटगन हो सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा ATP, याद रखिएगा। अगला है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो किसको? तो ऑप्शन नंबर तीसरा लयन कौन यानी कि लाइसोसोम। तो तीसरा से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ये आपको बताना है। तो न्यूरॉन के ट्रेंडाइड किसमें? ट्रेंडाइड में सूचना प्राप्त होती है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको 50 प्रश्न करवा दिए और ये मित्रों 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, क्योंकि ये PYQ थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भले ही मैं करवा रहा हूँ लेकिन PYQ थे और ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ये आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, पहला मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब आप देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आपके लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? आपके शहर बताना है किस में हुआ था। ठीक है, ये आपको उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सम्राट अशोक के गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर ये आपको बताना, मस्की, संबंधी, रुम्मनदेही या कलसी। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये प्रश्न आपको तुरंत इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, और आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर इसमें 50 में से कितने सही है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।